हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, आज मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ वो एक दैको कैफे का डार्क रोमांस सीरीज होने वाला है। तो चलिए हम और टाइम ना गवाते हुए ये डार्क सीरीज शुरू करते हैं। 1940s में बना हुआ एक घर जो अब बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है और वो कंट्री साइड पर है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा राइटर रहता है और उसका नाम है किम तायुन। किम तायुन अपने ही दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त है और वो अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। वो इतना ज़्यादा रोमांटिक नॉवेल्स लिखता है कि लोग उसके नॉवेल्स पढ़कर खुद ही वो रोमांस फील कर सकते हैं। लेकिन किम तायुन के लाइफ में अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है जो उसे वो सब फील करवा सके। उसने बहुत सारी हुकअप्स कर ली है, लेकिन वो बहुत जल्दी ही बोर हो जाता है। कोई भी उसके साथ ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। वो एक ओल्ड सोल है जिसे अपने ग्रांडमा से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो अपने ग्रांडमा के पास ही रहना चाहता है और जबकि उसके ग्रांडमा की 1 साल पहले ही डेथ हो चुकी है, पर फिर भी वो उसी घर में रहता है क्योंकि वहाँ उसके ग्रांडमा की बहुत सारी मेमोरीज है। वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो घर देखने में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लगता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं जाता। वो वहीं पर बैठता है और अपनी स्टोरीज़ को अंजाम देता है और वो बहुत सुंदर सुंदर नॉवेल्स लिख चुका है और इसके साथ ही वो कोरिया का यंगेस्ट ऑथर बन चुका है, जिसे हर पब्लिशिंग कंपनी साइन करना चाहता है और उसे अपना बनाना चाहता है। ताह्युन अपने मर्जी का मालिक है। वो किसी का भी बात नहीं सुनता। उसे जिसके साथ भी काम करना होता है वो उसी के साथ काम करता है। ताह्युन का रिसेंटली ही एक बहुत ही डार्क नोवेल रिलीज़ हुआ है, जिसके वजह से उसका फेम और भी बढ़ चुका है। वो सिर्फ 21 साल का है और उसके पास पैसे तो है, लेकिन उसी के साथ साथ उसके पास बहुत ज़्यादा फेम है। लोग उसकी राइटिंग को और उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो अकेला है और उसके दिल में अकेलापन है। उसके ग्रैंडमा अब उसके साथ नहीं है और उसके मॉम को वो ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि उसकी मॉम हमेशा ही उससे दूर रही है और उनके कामों की वजह से वो कभी भी ताह्युन को टाइम नहीं दे पाती है। और ताह्युन के ग्रैंडमा के डेथ के बाद से ही ताह्युन अपने मॉम से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगा है क्योंकि उसके मॉम को पसंद नहीं है कि ताह्युन उस हॉन्टेड हाउस में रहे। लेकिन ताह्युन अपने ग्रैंडमा के मेमोरीज से दूर नहीं जाना चाहता और खुद ही इतने बड़े से घर में उस कंट्री साइड में अकेला ही रहता है। ताह्युन इस बीच बहुत ज़्यादा बिजी है। वो बहुत सारे बुक साइनिंग इवेंट्स में जाता है और बहुत सारी अलग अलग इवेंट्स को अटेंड करता है। इसी बीच वो एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर उसका एक बुक साइनिंग का इवेंट होता है। वो उस बुक साइनिंग के इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेडी होता है क्योंकि यहाँ पर यंग लोग आने वाले हैं और उसे यंग लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ताह्युन अपने बुक साइनिंग इवेंट के लिए निकल जाता है और उसका बुक साइनिंग इवेंट उस लाइब्रेरी में चल ही रहा होता है कि उस लाइब्रेरी के पीछे कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें चल रही होती है, क्योंकि उस लाइब्रेरी के पीछे एक पुराना वेयर हाउस होता है जहाँ पर एक खतरनाक माफिया ने एक आदमी को बांध कर रखा होता है और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। उस आदमी के सारे उंगलियां काट दिया जाता है और उसके चारों तरफ वायर्स लगे होते हैं। जैसे ही वो आदमी दर्द से तड़पता या फिर थोड़ा सा मूव होने की कोशिश भी करता, उससे वो वायर्स चुभ जाते थे और उससे उसे और भी ज़्यादा दर्द होता था। वो सब देखकर माफिया बहुत ज़्यादा खुश होता था और उसके पूरे क्रू वहाँ पर होते और उस आदमी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। माफिया बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें ऐसे ही मौत मिलना चाहिए। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ऐसे ही आसान सा मौत दे दूंगा? कभी भी नहीं। तुमने जो सब किया है वो शायद पुलिस या सब कोई भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। तुमने इतने सारे बच्चों के साथ इतना गलत काम कैसे किया? मैं एक माफिया होते हुए भी वो सब सोचकर मुझे घिन आती है। तुमने ये सब करने की कोशिश भी कैसे की? तुमने इतने सारी बच्चियों के साथ वो सब किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। तुमने तो हैवानियत की सारी हदें पार कर ली है, इसीलिए मैं भी अब तुम्हारे साथ हैवानों जैसा ही बिहेव कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ये सब पसंद आ रहा है? वो आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं और वो सब कभी नहीं करूँगा।
माफिया कहने लगता है, मैं तुम्हें उस हालत में ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम और किसी के साथ वो सब कर सको। और ये कहकर माफिया उसके राइट पैर पर गोली चला देता है। वो आदमी दर्द से बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है, उसका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। वो आदमी और भी ज़्यादा दर्द से तड़प रहा होता है और वो सब सुनने के बाद माफिया स्मार्ट करता है और फिर से उसके दूसरे हाथ पर और उसके दोनों पैरों पर भी गोली चला देता है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है। वो कहने लगता है, प्लीज़ मेरी जान ले लो, मुझे इस तरह से तड़पाना बंद करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही माफिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? अगर तुम मुझे देख पा रहे हो इसका मतलब है कि तुम्हें इतना भी दर्द नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे आंखें निकाल लूँ। जिस तरह से तुम जिस नज़रों से बच्चियों को देखते हो वो नज़रें ही तुमसे ले लूँ और इस तरह से तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये कहकर वो माफिया एक नाइफ़ निकालता है और उस नाइफ़ को उस लोग के आंखों के पास ले जाता है। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। वो माफिया पहले तो थोड़ा सा पीछे जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखाऊंगा? और इससे पहले कि वो आदमी अपने ब्रेन में कुछ प्रोसेस कर पाता या फिर कुछ सोच पाता, माफिया ने उस नाइफ को उस आदमी के आंखों के आर पार कर दिया था। अब वो आदमी दर्द से तड़प रहा था लेकिन उसकी जान नहीं जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। वो अब कुछ भी सहने की हालत में नहीं होता, वो बस तड़प रहा होता है और मौत के इंतज़ार में होता है। और इतना तड़पा तड़पा के फिर आखिर में वो माफिया उसे हेडशॉट मार देता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। फिर वो माफिया अपने एक आदमी से कहने लगता है, ये सब साफ कर दो। और ये कहकर वो अपने बाकी आदमियों के साथ वहाँ से निकलने लगता है। वो वेयरहाउस उस लाइब्रेरी के पीछे था और वहाँ तक एक पतली सी गली जाती थी। जैसे ही माफिया अपने लोगों के साथ उस गली से बाहर आता है और मेन रोड पर आकर अपने कार में बैठने ही वाला होता है कि उसे लाइब्रेरी के बाहर एक बड़ी सी पोस्टर दिखती है जिस पर ताहिन का नाम और उसका फोटो लगा हुआ था। वो देखते ही माफिया कहने लगता है, ओ माय गॉड, मैंने आज तक बहुत सारे लड़कों को डेट किया है और उनके साथ सब कुछ किया है, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग ही है। इसे देखते ही पता नहीं क्यों मैं खुद के काबू में ही नहीं हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें मुझे कुछ तो चाहिए, ये मुझे बुला रहा है, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? और जो कुछ भी हो मुझे इसे देखना है। और ये कहते हुए वो माफिया खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत ही लाइब्रेरी के अंदर जाने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे मीडिया और बहुत सारे लोग होते हैं और स्टेज पर ताहिन खुद होता है जो कि बहुत सारे बुक्स पर साइन भी कर रहा होता है। और उसके साथ साथ थोड़ी ही देर बाद ताहिन अपना स्पीच देने लगता है। जैसे ही वो माफिया ताहिन के वॉइस सुनता है, वो उसका वॉइस सुनकर वहाँ पर उसे देखता ही रह जाता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? अगर मैं यहाँ पर एक और मिनट रुका तो आई एम श्योर ये 50 लोगों के बीच में मैं इसे उठाकर यहीं से ले जाऊंगा और सबको ये देखते रह जाएंगे। इसीलिए शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझसे और अब कंट्रोल नहीं हो रहा। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही लगता है कि अचानक से ताहिन और उस माफिया का आई कांटेक्ट हो जाता है और एक सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। लेकिन फिर माफिया वहाँ से निकल जाता है। शाम को जब ताहिन अपने घर में होता है और वो अच्छी सी म्यूजिक लगाता है और म्यूजिक सुनते सुनते वो अपने बुक राइटिंग चालू रखता है और वो बुक लिखता ही रहता है कि उसे नीचे फ्लोर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ताहिन को कुछ अजीब लगता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसे कोई देख रहा है या फिर उसके आसपास कोई है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डरते हुए वो नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है वो देखता है कि किचन के काउंटर टेबल पर किसी ने उसके लिए एक प्यारा सा रेड रोज़ छोड़ दिया है। वो उस रेड रोज़ को देखता है और उसे बहुत ज़्यादा क्रीपी महसूस होने लगता है। वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही उस रेड रोज़ को डस्टबिन में फेंक देता है और उसी के साथ साथ वो सारा डोर और विंडोज़ चेक करने लगता है। लेकिन सारा डोर और विंडोज़ सब कुछ लॉक था। उसे समझ में नहीं आता कि ये रोज़ कहाँ से आया। वो बहुत ज़्यादा सोचता है और चुपचाप अपने रूम में जाकर रूम लॉक कर देता है और सोने की कोशिश करता है। अगले दिन ऐसा ही वो उठता है और अपने घर को थोड़ा सा रिनोवेट करने की सोचता है।
और अगले ही दिन वो एक रिनोवेशन कंपनी वालों से बात करता है जो उसके सारे डिमांड्स फुलफ़िल करने के काबिल होते हैं। इसीलिए ताहिन तुरंत ही अपने घर को थोड़ा सा रिनोवेट करने का काम शुरू कर देता है। उस रिनोवेशन में सब कोई शामिल होते हैं, वुड कटर से लेकर प्लम्बर तक सभी उसके घर में होते हैं और सभी अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपने इस प्यारे से और ओल्ड घर को अभी रिनोवेट करने वाला था। वो अपने मॉम को कॉल लगाता है और कहने लगता है, मॉम पता है मैंने इस घर को रिनोवेट करने की सोचा है, और वैसे भी पैसों की कोई चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं इस घर को फिर से नया बना दूंगा। ये सुनते ही ताहिन की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, मैंने कितनी बार कहा है तुम उस हॉन्टेड हाउस से निकल आओ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उस हॉन्टेड हाउस पे रहे, और मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे नानी ने मरते वक्त तुम्हारे नाम पर सब कुछ और ये घर क्यों कर दिया। वो हॉन्टेड हाउस किसे चाहिए, वहाँ पर तुम्हें पता है ना। इतना ताहिन की मॉम कहती ही है कि ताहिन उसे रिप्लाई दे देता है, हाँ मॉम मुझे पता है कि 1940s के बाद क्या हुआ था। एक बार यहाँ पर आग लग गया था और बहुत सारे काम करने वाले ऐसे ही रिनोवेशन के लोग मर गए थे और यहाँ पर 5 लोगों की डेथ हो गई थी, यही ना। और ये सुनने के बाद ताहिन की मॉम कहने लगती है, सिर्फ यही बात नहीं है, वहाँ पर और भी ज़्यादा मौतें हुई है। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, क्या यहाँ पर और भी लोग मरे हैं? लेकिन नानी ने तो मुझे सिर्फ यही बताया था कि यहाँ पर सिर्फ वो 5 लोग मर गए थे क्योंकि हमारे घर में आग लग गया था। क्या यहाँ पर सचमुच किसी और की भी डेथ हुई थी? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा कुछ पता है जो आप मुझसे कभी नहीं कहते, पर उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। बताइए क्या बात है जो आपको ऐसी सता रही है? आप मुझे कह सकते हैं मॉम। ये सुनते ही ताहिन की मॉम कहने लगती है, तुम भी अपनी ग्रैंडमा जैसे बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, तो सुनो, उस हाउस में किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडमा की ही डेथ हो गई थी, और वो भी उसी बेडरूम में जहाँ पर तुम अभी रह रहे हो, क्योंकि वो बेडरूम तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडमा का ही था। वो वहाँ पर डेथ हो गया था उनका, इसीलिए ही तो मैं उस घर में कभी नहीं जाती जहाँ पर इतने सारे लोगों की डेथ हुई हो। उस घर में कोई कैसे रह सकता है? लेकिन जैसे कि मेरी मॉम ने मेरी बात नहीं सुनी थी और उस घर में रहने के लिए जिद किया था, अब तुम भी वही सब कर रहे हो। तुम भी अपने ग्रैंडमा के जैसे उसी घर में रह रहे हो, और पता नहीं क्यों मेरे मॉम ने उस घर को फिर से तुम्हारे नाम पर कर दिया है और अब तुम वहीं पर रह रहे हो। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मेरी बात समझो बेटा, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। वहाँ पर मत रहो, वहाँ पर बहुत सारी डेथ हो चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा वहाँ पर रहे। ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, फ़िक्र मत कीजिए मॉम, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और ये कहते ही ताहिन की मॉम कहने लगती है, तुम ऐसे ही जिद्दी बनकर रहने वाले हो तो फिर मुझे कॉल मत किया करो। ये कहकर ताहिन की मॉम कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद ताहिन अपने रूम में हर तरफ देखने लगता है और देखते हुए कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे मन में है और मेरे मॉम को सिर्फ ये सब वहम है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर मुझे कोई भी डर नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर मेरी कितनी अच्छी अच्छी मेमोरीज है मेरे ग्रैंडमा के साथ। मैं इन सब को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत चुके होते हैं और हमेशा ही ताहिन को एक रेड रोज़ कहीं ना कहीं पर मिल जाता था। ताहिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन ये रेड रोजेस भेज रहा है, लेकिन वो इन सब को इग्नोर करता रहता था। और एक दिन शाम को वो और जिमिन दोनों ही क्लब में जाते हैं। जिमिन उसका बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा ही उसका साथ देता है, इसीलिए वो जिमिन से सब कुछ शेयर करता है। जिमिन और वो बैठकर एक क्लब में बातें करते ही रहते हैं कि ताहिन कहने लगता है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, चलो हम घर चलते हैं। जिमिन कहने लगता है, नहीं आज मेरा ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए मुझे घर जाने का मन नहीं है, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? ताहिन कहने लगता है, ओके ठीक है, तुम मेरे घर आ सकते हो, हम दोनों मिलकर जा सकते हैं। और ये कहकर ताहिन पार्किंग लॉट पर आता है जिमिन के साथ। जैसे ही वो डोर खोलता है उसे एक रेड रोज़ अपने सीट पर मिल जाता है।
ताहिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि डोर लॉक था और कार हर तरफ से लॉक था, तो फिर वो रोज़ वहाँ पर आया कैसे। ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस रोज़ को उठाकर बाहर फेंक देता है। जिमिन देखता है और कहने लगता है, ये तुम्हारा नया आशिक कौन है जो तुम्हारे लिए इतना अच्छा रेड रोज़ लाया है और तुम इसे फेंक क्यों दे रहे हो। जिमिन अपने ब्रेकअप के गम में इतना ज़्यादा पिया होता है कि जिमिन कहने लगता है, एक तुम हो जिसे लोग इतना पसंद करते हैं और प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए रोजेस भी भेजते हैं और तुम उन रोजेस को बाहर फेंक देते हो। और एक मैं हूँ जो अपने एक ही बॉयफ्रेंड से रोज़ की डिमांड करता था, लेकिन वो कमीना मुझे एक भी रोज़ कभी नहीं दिया और उसके बदले उसने मुझे सिर्फ ब्रेकअप ही दिया है। ये सब कहकर जिमिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जिमिन को ताहिन कार पर बिठाता है और फिर दोनों ही घर चले जाते हैं। घर में जाने के बाद जिमिन और ताहिन फिर से पीना शुरू कर देते हैं और ताहिन के रूम में बैठकर पी ही रहे होते हैं कि ताहिन को फिर से ऐसा महसूस होता है जैसे कि नीचे कोई है। ताहिन जिमिन से कहता है, मैं और बियर लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर बैठो। और ये कहकर ताहिन नीचे जाने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। जैसे ही वो किचन टेबल की ओर जाता है, उसे किचन टेबल पर एक रोज़ और उसके साइड में एक विस्की का ग्लास नज़र आता है, जिस पर ऐसे लगता है कि कोई अभी अभी वहाँ से विस्की पीकर निकला हुआ हो। ताहिन उस रोज़ को अपने हाथों में लेता है और बहुत ज़्यादा उस रोज़ को क्रश कर डस्टबिन में फेंक देता है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। इतने में ही कोई ताहिन के शोल्डर पर हाथ रख देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे मुड़ता है और 2 स्टेप पीछे जाकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, कौन है, तुम कौन हो। और इतने में ही पीछे से जिमिन कहने लगता है, ताहिन तुम पागल हो क्या, ये मैं हूँ और कौन ही हो सकता है। हम दोनों ही सिर्फ इस घर में हैं तो कौन ही हो सकता है, ये मैं ही हूँ। और तुम शांत हो जाओ, क्या तुम घबराए हुए हो, लेकिन तुम घबराए हुए क्यों हो। ये पूछते ही ताहिन कहने लगता है, नहीं कोई बात नहीं। जिमिन कहने लगता है, कहाँ है बियर, लाओ, मुझे और भी पीना है, मुझे आज सब कुछ पी लेना है। ताहिन कहने लगता है, तुमने पहले ही बहुत ज़्यादा पी ली है, चलो अब हम दोनों सोने चलते हैं। और ये कहकर वो जिमिन को वहाँ से लेकर अपने रूम में चला जाता है। जिमिन और ताहिन अपने रूम में सो जाते हैं। जिमिन सो गया होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में होता है। ताहिन सो ही नहीं पाता क्योंकि उसे अब भी ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है और हर तरफ से कोई उसे देख रहा है। ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और रात भर ठीक से सो नहीं पाता। जैसे ही सुबह होता है, ताहिन के घर का डोरबेल बजता है। ताहिन दौड़ता हुआ नीचे चला जाता है और फिर धीरे धीरे जाकर डोर ओपन करता है। उसके डोर के बाहर एक बहुत ही बड़ा रेड रोजेस का बुके होता है, जिसे देखकर ताहिन डरते हुए उस बुके को अपने हाथ में ले जाता है और हर तरफ देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता सिवाय उस बुके के। उस बुके को ताहिन अपने घर के अंदर लेता है और फिर उसके अंदर एक कार्ड ताहिन को मिल जाता है, जिस कार्ड को ताहिन अपने हाथों से निकालता है और उस बुके को कॉफ़ी टेबल पर रख देता है। और उस कार्ड को जैसे ही ताहिन पलट कर देखता है, वहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन लिखा होता है और वो होता है, आई विल मीट यू सून माई लिटिल माउस। ये पढ़ते ही ताहिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डर कर वो कार्ड को क्रश कर देता है और डस्टबिन में फेंक देता है और सारे रोजेस को वो घर से बाहर लेकर डस्टबिन में फेंक देता है और बहुत ज़्यादा घबराते हुए डोर लॉक कर देता है और मन ही मन में सोचने लगता है, ये कौन है जो मुझे स्टॉक कर रहा है और मुझे इतना सारा रोज़ दे रहा है। ये कौन है जो मेरे पीछे ही पड़ गया है। क्या मेरा कोई पागल फैन हो सकता है या फिर कौन है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं डार्क नोवेल तो लिखता ही हूँ, लेकिन ये डार्क चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। ताहिन ये सब सोच ही रहा होता है कि नीचे जिमिन आ जाता है और कहने लगता है, क्या कोई आया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ताहिन कहने लगता है, नहीं कुछ नहीं, चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते जिमिन कहने लगता है, क्या हुआ तुम्हारे उस 2 कौड़ी के बॉयफ्रेंड का, क्या तुम उसके साथ अब भी हो।
ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। जिमिन कहने लगता है तो फिर क्या कहूँ, वो इतना ज़्यादा कंजूस है और तुम्हें टाइम भी नहीं देता, तुम उसके साथ क्यों हो। ताहिन कहने लगता है क्योंकि मेरे पास और कोई भी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करता हूँ। लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी मैं अकेला फील करता हूँ एटलीस्ट मैं उससे बात तो कर सकता हूँ। जिमिन कहने लगता है नहीं डियर, वो सब गलत है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसे और तुम्हारे फेम के वजह से तुम्हारे साथ है, वरना उस जैसा लड़का तुम्हारे साथ कैसे होता। वो वैसे भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ्लर्ट है, वो सभी के साथ फ्लर्ट करता रहता है। क्या तुम्हें नहीं पता, वो हर रात कोई ना कोई क्लब में जाता है और नए नए लड़के और लड़कियों के साथ घूमता रहता है। ये सब के बावजूद तुम उसे प्यार कैसे कर सकते हो। ताहिन कहने लगता है प्लीज़ अब हम और उस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, वो मेरे साथ है और मैं भी उसके साथ हूँ, बस ख़त्म, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बात करना नहीं चाहता। जिमिन कहने लगता है वो तुम्हारे साथ नहीं है और तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है, पर अगर तुम समझना ही नहीं चाहते तो ठीक है, मैं और तुमसे इस बारे में कभी बात नहीं करूँगा। ये कहकर जिमिन उठ जाता है और कहने लगता है तो फिर अब मुझे चलना चाहिए, थैंक यू कल मुझे संभालने के लिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, इससे पहले कि ताह्युन उससे कुछ और कह पाता। शाम को ताह्युन अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में गया होता है और क्लब में बहुत ज़्यादा डांस करने के बाद और पीने के बाद ताह्युन और उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आ जाते हैं और दोनों ही थोड़ा सा मेकआउट करने लगते हैं। जैसे ही दोनों किस करने लगते हैं और किस करते हुए बेड तक जाते ही है कि वहाँ पर ताह्युन के दरवाजे पर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है और ये सुनते हुए ताह्युन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और दौड़कर नीचे आ जाता है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ साथ नीचे आ जाता है। दोनों ही दरवाज़ा ओपन करते हैं और देखने लगते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ताह्युन कुछ भी समझ नहीं पाता और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपना दरवाज़ा बंद करता है और दोनों ही उसका बॉयफ्रेंड और ताह्युन हॉल पर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों हॉल में आते हैं ताह्युन का बॉयफ्रेंड उसे संभालने की बजाय उसके साथ फिर से क्लोज होने की कोशिश करता है और ताह्युन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ताह्युन अब उस मूड में नहीं था। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वो सिर्फ काम होने की कोशिश कर रहा था। इस बीच ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है तुम्हें हमेशा ही यही सब चाहिए होता है और तुम कभी भी मेरे इमोशंस को समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्या तुम्हें मेरी हालत दिख नहीं रही है। ये कहते ही ताह्युन का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ये कहकर ताह्युन का बॉयफ्रेंड जाता ही है कि वो हॉल के एक वॉल पे अपना हाथ जोर से मार देता है, जिसके वजह से हॉल का वो वॉल थोड़ा सा टूट जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हाउस था। जैसे ही ताह्युन का बॉयफ्रेंड उस घर से चला जाता है ताह्युन की नज़र उस हॉल पर पड़ती है। ताह्युन उस हॉल के थोड़ा सा करीब जाकर देखने लगता है। उसे लगता है कि उस दीवार के अंदर कुछ है, इसलिए ताह्युन एक बड़ा सा हैमर लाता है और खुद ही उस वॉल को तोड़ने लगता है। जैसे ही ताह्युन हैमर से उस होल के चारों तरफ मारने लगता है वो होल और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और देखते ही देखते बहुत बड़ा होल बन जाता है और उसके अंदर एक बॉक्स नज़र आता है। ताह्युन अपना हैमर नीचे फेंक देता है और अंदर से वो बॉक्स निकालने लगता है। वो उस बॉक्स को अंदर से निकालता है और जाकर अपने काउच पे बैठकर उस बॉक्स को खोलने लगता है। जैसे ही ताह्युन उस बॉक्स को खोलता है उसे उस बॉक्स में 3 डायरीज मिलती है और वो उन डायरीज का फर्स्ट पेज देखने लगता है तो उसे पता चलता है वो डायरीज और किसी की नहीं बल्कि उसके ग्रेट ग्रैंड मदर की होती है। और जैसे ही ताह्युन उनमें से एक डायरी जो कि फर्स्ट डायरी होती है उसे पढ़ना शुरू करता है तो ताह्युन को पता चलता है कि उसमें उसके ग्रेट ग्रैंड मदर ने शायद उनके लवर के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। और ये पढ़कर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। ताह्युन कहने लगता है ओह ये मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर की लवर की डायरी है और इसमें उन दोनों की बातें लिखी होगी, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, शायद इससे मैं थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकूं और अपने अगले नोवेल में इसे लिख सकूं। ये सोचकर ताह्युन उस डायरी को पढ़ने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे ताह्युन उस डायरी को पढ़ने लगता है ताह्युन को डर लगने लगता है क्योंकि उसमें उसके ग्रेट ग्रैंड मदर ने ये लिखा होता है कि उन्हें कोई स्टॉक कर रहा था और उन्हें कोई रोजेस भेज रहा था। और वो सब पढ़कर ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि अब उसके साथ भी वही सब हो रहा था।
इतने में ही ताह्युन अपने मॉम को फिर से कॉल लगाता है और कहने लगता है, मॉम क्या आप बिजी हैं? ताह्युन की मॉम कहने लगती है, नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, बताओ क्या हुआ, तुमने इस वक्त मुझे कॉल क्यों किया है? रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ये सुनते ही ताह्युन की मॉम कहने लगती है, अब आधी रात में तुम्हें क्या पूछना है? ताह्युन कहने लगता है, क्या आपको पता है मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ कैसे हुई थी? ताह्युन की मॉम कहने लगती है, ये सब तुम मुझे अब क्यों पूछ रहे हो? ताह्युन कहने लगता है, क्या आपको पता है? ताह्युन की मॉम कहने लगती है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनकी मौत उनके ही बेडरूम में हुई थी, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही ताह्युन कॉल डिस्कनेक्ट कर लेता है और फिर से डायरी पढ़ना शुरू कर देता है। और इस पार्ट में इतना ही है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट में जानना है कि ताह्युन के साथ क्या हुआ, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए रेडी हो जाइए और कल शाम 6 बजे मेरे साथ जुड़ जाइए। इसी के साथ इस पार्ट में इतना ही था। मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप सपोर्टिंग। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।